नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित 8 मार्च 2020 को सेकेंड पाली की जो एग्ज़ाम करवाए गए थे उसका प्रीवियस ईयर पेपर को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद का चयन करें। स्टेटमेंट देवा दोस्तों, महात्मा गांधी एडोप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायोलेंस। इसका बोल रहे हैं दोस्तों हिंदी में अनुवाद इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका बात करें तो ये महात्मा गांधी का हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिएगा हिंदी में अनुवाद, तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। इसका दोस्तों हिंदी यही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। आगे बढ़ अगला प्रश्न है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। स्वागत का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसका दोस्तों होता है सु प्लस आगत। सु प्लस आगत दोस्तों ये क्या होता है, स्वागत होता है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको टिक आउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, उपर्युक्त मॉडल का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो डॉट डॉट द ट्रेन अराइव सो सून दोस्तों पूछ रहा है कि खाली जगह को भरे। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ जो प्रयोग क्या कीजिएगा दोस्तों, तो मॉडल भर जो होता है दोस्तों, तो वो हमेशा कैन का प्रयोग हमेशा लेता है। तो यहाँ कैन हो जाएगा, तो कैन द ट्रेन अराइव सो सुन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। तो मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरित कीजिए दोस्तों। पूछ रहे कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। इसका बोल रहा दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेट दोस्तों कीजिएगा तो इसका दोस्तों आ जाएगा, दिए गए मिश्रित तो दोस्तों कथन का वाक्य में सही अनुवाद से होगा द पर्सन हु इज डिलीजेंट गेट सक्सेस। इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए नीचे दिया गया कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों यहाँ दिया गया है, बोल रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए, तो पहला स्टेटमेंट इसका देख लीजिए। तो नोबॉडी जो दोस्तों होता है, नोबॉडी बिलीव्स लेयर का दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों हु लिव्स ए लायर। इसका हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में बदलिएगा इसको, तो हु लिव्स लायर इसका हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम तजु पो गुरु न विसारु गुरु के सम हरिम को न निराहु। उपर्युक्त पंक्तियों में से किसको महत्व दिया गया है। अगर उसको बात करें तो दी गई पंक्ति में गुरु को ये महत्व दिया गया है। तो आंसर इसका दोस्तों डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य के रेखांकित भाग को नीचे दिए गए एक शब्द वाले विकल्पों से बदले। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि इट इज लाइबल टू कैच फाइबर इजीली। इसको दोस्तों बोल रहा है कि वाक्य के रेखांकित भाग को दिए गए वाक्य वाले विकल्पों से बदले। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वह वस्तु जो आसानी से आग पकड़ ले उसे दोस्तों जो ज्वलनशील कहा जाता है। तो जो ज्वलनशील दोस्तों क्या हो जाएगा, इनफ्लामेबल इसका हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और तो इसका मतलब निकलता है वो वस्तु जिसमें आसानी से आग पकड़ ले उसको दोस्तों क्या बोला जाता है। तो इसको दोस्तों बोलते हैं ज्वलनशील बोलते हैं। और ज्वलनशील का दोस्तों इंग्लिश क्या होता है, इनफ्लामेबल। इसका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस वाक्य पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, इस वाक्य में अशुद्धि का दोस्तों पहचान करें। दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया है, तो इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। तो अब दोस्तों पूछ रहा है कि इसमें अशुद्धि कौन सी है। तो अशुद्धि दोस्तों निकालिएगा। तो दिए गए कथन है पुस्तकें की जगह दोस्तों पुस्तक होना चाहिए। यहाँ दोस्तों यहाँ वचन संबंधी दोष संबंधी है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, ये वचन संबंधी से हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ये यहाँ पुस्तकें की जगह यहाँ पुस्तक होना चाहिए। ये दोस्तों ये अशुद्धि कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित और प्रत्यक्ष कथन को नीचे दिए गए प्रत्यक्ष कथनों से सही रूपांतरण का चयन करें। दोस्तों बात करें तो इसके व्याख्या की बात करें तो दिया गया वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। दोस्तों एक डायरेक्ट वाक्य है, क्योंकि जब रिपोर्टिंग भर भूतकाल में हो तो पूर्ण वर्तमान काल, या पूर्ण भूतकाल में है तो पूर्ण वर्तमान काल दोस्तों पूर्ण भूतकाल में बदलता है। अतः दोस्तों ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड दिए गए वाक्य के लिए दोस्तों ये डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इससे क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा।
इसका स्टेटमेंट दोस्तों क्या हुआ था, देख लीजिए स्टेटमेंट क्या होता है। ही सेड दैट ही वुड टू वर्क हार्ड दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ही हैड आई हैव टू वर्क हार्ड, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। अगर तो जो बात अत्यधिक बोली जाती है, अत्यधिक बढ़ाकर कही जाती है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, तो उसको दोस्तों बोलते हैं अतिशयोक्ति, इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की पढ़क निबंध का मूल भाव क्या है। दोस्तों बात की जा रही कविता की पढ़क की, इसका दोस्तों पूछ रहा है कि मूल भाव क्या है। तो कविता की इस पढ़क में दोस्तों साहित्य के आलोचक और इतिहासकार निबंध और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक संबंध है, और इस निबंध का मूल भाव कविता का मूल्यांकन करना है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कविता का मूल्यांकन करना इसका मुख्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही उपसर्ग का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि सही उपसर्ग का चयन करने के लिए, तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ जो है अनफॉर्चुनेटली ऑल द वर्क हार्ड टू बी डन। तो यहाँ पूछ रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोस्तों बात की जा रही है। और उपसर्ग दोस्तों वो होते हैं जो किसी शब्द में पहले आकर के उसके अर्थ में दोस्तों परिवर्तन लाता है, उसको उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय वो होते दोस्तों जो किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ करके उसका अर्थ बनाते हैं, उसको दोस्तों प्रत्यय बोलते हैं। अब दोस्तों इसका थोड़ा व्याख्या पाते हैं, तो व्याख्या दोस्तों देखिएगा तो 12 का, तो यहाँ री सही उपसर्ग होगा दोस्तों। यहाँ री जो है यहाँ सही उपसर्ग होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ रीडन या रीडो का पास्ट पार्टिकल है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कोई काम पुनः या अलग रूप से करना। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, री यहाँ हो जाएगा, रीडन। अगला प्रश्न है मीराबाई का जन्म हुआ था। दोस्तों अगर मीराबाई के जन्म की बात करें, तो इसका दोस्तों जन्म हुआ था, ये राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो ये भक्तिकालीन काव्यधारा की प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता वंश के शासक रतन सिंह के यहाँ हुआ था, और इनका विवाह मेवाड़ के महाराजा भोजराज से, किससे दोस्तों, ये भोजराज से हुआ था। और मीराबाई भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती थी, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ जो है स्टेटमेंट दिया गया है, ये चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका बोलते दोस्तों ये का लेखक कौन है। दोस्तों इसके लेखक की बात करें तो इसका लेखक दोस्तों है मुक्ति बोध, इसका हो जाएगा। और दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा है नामक कविता संग्रह के रचनात्मक की बात करें, रचनाकार तो ये कवि गजानन माधव दोस्तों ये हैं जो मुक्ति बोध के हैं, मुक्ति बोध हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 15 निम्नलिखित वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों से क्रिया के सही काल रूप का चयन करें। दोस्तों यहाँ काल की बात की जा रही है, जिसमें पूछ रहे हैं कि जो इसके लिए उत्तरदायी होगा। तो स्टेटमेंट दिया गया है दे डॉट द रेडियो ऑल इवनिंग, इसका दोस्तों आंसर निकालिएगा। तो यहाँ दोस्तों वेयर लिसनिंग टू दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही वर्ब फॉर्म है, क्योंकि दोस्तों यह जो है एक ऐसे एक्शन को व्यक्त करता है जो निकट भूतकाल में दोस्तों ये प्रगति पर हो। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वेयर लिसनिंग टू, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोह 12 होना मुहावरा का सही अर्थ दोस्तों क्या होगा। तो मुहावरा दोस्तों है पोह 12 होना, इसका दोस्तों सही अर्थ निकलेगा। तो मुहावरा का सही अर्थ होगा कि दोस्तों सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना। दोस्तों इसका यही मतलब होता है पोह 12 होना। तो इसका मतलब ये था सभी तरह की सुख सुविधाओं का परिपूर्ण होना, अच्छे होना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों अशुद्धि की बात की जा रही है। तो पहला है राम का स्वास्थ्य ठीक है। दूसरा है विष्णु के अनेकों नाम है। तीसरा दोस्तों शब्द केवल संकेत है। चौथा दोस्तों सभी लोग अपनी राय दें। इसमें दोस्तों दिया पूछ रहा है कि कौन सा अशुद्धि है। तो बी पर दोस्तों देखिएगा, तो बी पर विष्णु के अनेकों नाम है। तो इसका दोस्तों यही एक अशुद्धि कारण है। अगर इसका व्याख्या कीजिएगा, व्याख्या दोस्तों बात करें तो अशुद्ध वाक्य में विष्णु के अनेकों नाम है, इसका दोस्तों शुद्ध रूप होगा विष्णु के अनेक नाम है। यहाँ दोस्तों अनेकों नाम, यहाँ होगा अनेक नाम है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त में से एक शब्द का चयन कीजिए। ए मैन हुज वाइफ इज डेड
दोस्तों ए मैन हुज वाइफ इज डेड, इसका स्टेटमेंट है, इसका पूछ रहा है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गया हो, उसके लिए पूछ रहे कि दोस्तों अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका दोस्तों आंसर निकालिएगा। तो दिए गए शब्द में दोस्तों तो विडोवर दोस्तों विधुर होता है, और जिसका अर्थ हो दोस्तों पुरुष की पत्नी की मौत हो चुकी हो या फिर विधुर हो चुका हो, ये दोस्तों इसका आंसर होता है। और निकालिएगा तो विडोवर इसका हो जाएगा। तो इसका दोस्तों हिंदी में क्या होता है, विडोवर का हिंदी अगर देखिएगा तो इसको दोस्तों होते हुए विधुर होते हैं। अगला प्रश्न है, बरेल पद्धति में बिंदु की पैटर्न की संख्या दोस्तों कितनी होती है। तो बात करें इसकी संख्या जो तो होती है, तो ये दोस्तों ये 63 इसकी संख्या होती है, 63 इसकी संख्या होती है। और तो बात करें बरेल लिपि की, तो बरेल लिपि एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों के लिए दोस्तों ये नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लिया जाता है। और इस पद्धति का आविष्कार दोस्तों ये 1821 ईस्वी में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई बरेल ने किया था। और इसमें प्रत्येक आयताकार कक्ष में दोस्तों 6 डॉट्स होते हैं, और जो थोड़े थोड़े उभरे हुए होते हैं, यह 2 पंक्तियों बनी होती है। इस आकार में अलग अलग दोस्तों ये 64 अक्षरों का दोस्तों ये बनाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, ये 63 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, तो वाक्य किस कारक का उदाहरण है। अगर दोस्तों बात करें तो ये दिए गए कथन दोस्तों ये संप्रदायिक कारक है। इसमें दिया गया दोस्तों तो हेमंत को खीर अच्छी लगती है, तो इसमें जो दोस्तों दिया गया है, तो इस दिया गया कथन में संप्रदान कारक और संप्रदान कारक का दोस्तों विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों के लिए होता है। तो इसका दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, संप्रदान इसका कारक हो जाएगा। और इसका दोस्तों क्या कारण है, के लिए होता है, के लिए। अगला प्रश्न है, सामान्य ध्यान से भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है। अगर दोस्तों बात करें भारत में, तो ये दोस्तों 1972 में इसको लागू किया गया है। और दोस्तों बात करें तो भारत सरकार द्वारा 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और यह अधिनियम देश भर में वन्य जीवों को अवैध शिकार, तस्करी आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। और इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर में, तो दोस्तों ये सोमोरिरी झील है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें सोमोरिरी का दोस्तों, तो ये खारे पानी की झील है जो लद्दाख क्षेत्र में चांगहांग पठार पर स्थित है। यह झील के दोस्तों ये 4522 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों ये स्थित है, 4522 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों ये स्थित, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का दोस्तों कौन सी नाम है। दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिएगा दोस्तों दक्षिण भारत की ये दोस्तों अनायमुडी है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये अनायमुडी है। और तो बात करें दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी है जो केरल तमिलनाडु है। ये जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर दोस्तों स्थित दोस्तों अनायमलाई पर्वत है। और इस चोटी की ऊंचाई की दोस्तों बात करें तो लगभग ये 2700 मीटर की दोस्तों ये ऊंचाई पर ये स्थित है अनायमुडी की पहाड़ी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, लौस्की के विचार से दोस्तों ये संप्रभुता है। दोस्तों बात करें तो ये जो है इसका संख्या दोस्तों ये बहुलवादी है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों थोड़ा इसकी विकल्प की दोस्तों बात कर लें तो इसका विकल्प दोस्तों लौकिक किस बारे में, तो ये संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक लौकिक थे। और लौकिक शब्दों में चूंकि समाज का स्वरूप सगनीय है अतः सत्ता का स्वरूप भी सगनीय होना चाहिए। बहुलवाद इस विश्वास में करता है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सामाजिक स्तर पर विकास अनेक प्रकार के संघों का अपना विशेष योगदान होता है। इसका दोस्तों यही मुख्य पॉइंट था। अगला प्रश्न है, R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों बात करें तो ये महलवाड़ी व्यवस्था से ये संबंधित है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और दोस्तों ब्रिटिश कालीन भारत में किसानों से लगान वसूलने के लिए 3 नियम थे। इसमें दोस्तों थे महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, लिख लीजिएगा थोड़ा, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त।
इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये तीनों थी। और उत्तर भारत में दोस्तों विशेषकर पंजाब राज्य के क्षेत्र और महलवारी व्यवस्था लागू की गई थी, और इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान वसूली की कार्य गाँव महल में दोस्तों ये होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर महलवारी व्यवस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसकी बात करिए। ये सिंधु सभ्यता घाटी में सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरीय क्षेत्र है। ये दोनों क्षेत्र दोस्तों ये कहाँ है, ये दोनों क्षेत्र दोस्तों ये पाकिस्तान में है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना का वक्र ढाल दोस्तों क्या कहलाता है। अगर उससे बात करें उत्पादन संभावना का वक्र ढाल दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका दोस्तों ये MRTXY दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर, दोस्तों इसका ए हो जाएगा। और उससे बात करें उत्पादन वक्र ढाल का दोस्तों, उत्पादन संभावना का वक्र ढाल दोस्तों MRTXY कहलाता है। और उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर दोस्तों ढालू होता है। ये दोस्तों होते ये वक्र जो होते हैं ये नीचे की ओर दोस्तों ये ढालू होते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में नीचे दिए गए संसाधनों पूर्ण रोजगार होने पर तथा उनका कुशलतम प्रयोग की स्थिति में एक वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन करना है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी होती है। अगला प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया गया है। और दोस्तों बात करें तो ये सेवाएं के क्षेत्र में दोस्तों सबसे तेजी से विकास किया गया है। और दोस्तों हाल ही में हाल के वर्षों में बिहार में सेवा क्षेत्र में दोस्तों बहुत तेजी से विकास दर्ज किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, तो ये जो तो ये डिएगो गार्सिया में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। और हिंद महासागर केंद्र में स्थित चागोस द्वीप, यहाँ दोस्तों ये चागोस महाद्वीप में लगभग 60 महाद्वीप है और 7 एटोल शामिल, 7 इसमें क्या दोस्तों ये एटोल इसमें शामिल है। और इसका सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों डिएगो गार्सिया है। और 1966 ईस्वी में अमेरिका ने ब्रिटेन से एक समझौता किया था, जिसके तहत अगले 50 वर्षों तक यानी 2016 ईस्वी तक इसे निर्बाध रूप से डिएगो गार्सिया पर सैन्य गतिविधियों के संचालन की छूट मिल गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, 28 का आंसर दोस्तों ये बी आ जाएगा, सेवा क्षेत्र। और दोस्तों ये इसका 29 का दोस्तों क्या आ जाएगा, 29 दोस्तों ये सी हो जाएगा, डिएगो गार्सिया। अगला प्रश्न है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है दोस्तों, बात कीजिए मयूरगंज खनिज क्षेत्र की दोस्तों बात की जा रही है, तो ये दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। और बात करें दोस्तों उड़ीसा का मयूरभंज जिला ये लोह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ गुरु महिसानी तथा बादाम पहाड़ी लोह के अयस्क से भरपूर है। उसके अलावा दोस्तों मयूरगंज में केनाइट एस्बेस्टस जो दोस्तों गाँव घर में सामान्य तौर पर एल्वेस्टर बोलते हैं उसको बोलते हैं। और सोपस्टोन क्वार्टजाइट आदि दोस्तों ये पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, चीन ने भारत के LPC सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए हैं दोस्तों, तो ये जो है ये दोस्तों ये 1991 से ये शुरू किए हैं, तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। और बात कर ले तो सन 1991 में भारत और चीन दोनों ने एक साथ उदारीकरण निजीकरण और भूमंडलीकरण नीति को अपने बाजार के निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया था, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र और पवित्र और सभ्य और क्षणिक था। दोस्तों ये कथन किस किस में दोस्तों किया गया था, तो ये जो था दोस्तों तो ये हॉब्स के समय दिया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों बात करें तो प्रसिद्ध विचारक हॉब्स ने कहा कि मानव अपने प्रारंभिक अवस्था में निरंतर युगतर और संघर्षता रहता है और इस प्रकार मानव का प्राकृतिक अवस्था में जीवन का एकाकी, दरिद्र, बर्बर और क्षणिक रहता है। अगला प्रश्न है, बाजार मांग वक्र होता है दोस्तों, बाजार मांग वक्र दोस्तों ये क्या होता है। और दोस्तों बात करें बाजार मांग वक्र की दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों ये व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का दोस्तों ये क्षैतिज योग होता है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख दोस्तों बात करें तो बाजार मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु
कड़ी विभिन्न कीमतों पर बाजार से सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रकों से जोर को प्रकट करता है। और बाजार मांग दोस्तों तालिका की भांति बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र का ये क्षैतिज का योग होता है। अगला प्रश्न है, रोबसिन के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों बात की जा रही है रोबसिन के अनुसार से, तो ये दोस्तों ये जो है ये असीमित आवश्यकता दोस्तों ये इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। बाद में दुर्लभ साधन, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग और संसाधनों के मध्य पूर्ण पूरकता दोस्तों ये सब इसके लिए उत्तरदायी था। बाद बाकी असीमित अवस्था इसके लिए ये उत्तरदायी नहीं था। और दोस्तों बात कर ले इसकी व्याख्या की, तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रोबसिन दोस्तों ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। और इस संबंध में उसका मत है कि मानवीय आवश्यकताओं सीमित है तथा उनको पूरा करने के लिए साधन सीमित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के लिए विवरण को प्रभावित नहीं करता है। अगर दोस्तों बात करें ये जो है इसका डी पर दोस्तों देखिए ये भूकंप दोस्तों ये इसको दोस्तों ये प्रभावित नहीं करता है। और दोस्तों बाद बाकी दिन की अवधि, अक्षांशीय स्थिति और समुद्र तल से ऊंचाई तो ये सब इसको प्रभावित करता है। और इसकी दोस्तों प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात कर ले तो पृथ्वी की सतह से तापमान के वितरण के प्रमुख कारण अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, पवन जेट, अपस्ट्रीम, दिन की अवधि इत्यादि दोस्तों। लेकिन इसमें से भूकंप इसका कारक नहीं है। इस सबको ध्यान कर लीजिएगा, इस सबको हो सके तो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। दोस्तों याचिका जारी दोस्तों ये जो है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों इसकी ये जारी की जा सकती है, रिट याचिका जारी की जा सकती है। और इसके प्रमुख दोस्तों पॉइंटों की बात कर ले तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 200 आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को उल्लंघन होने पर 5 प्रकार के जांच रिट जारी किए जा सकते हैं। और ये 5 रिट दोस्तों बंदी, अप्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, दोस्तों ये बंदी, प्रत्यक्षीकरण, दूसरा दोस्तों परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध, और दोस्तों 5वां है अधिकार पूछ है। ये दोस्तों ये रिट है, ये दोस्तों ये 5 रिट ये जारी का है। अगला प्रश्न है, गलत जोड़े को पहचान कीजिए। गलत जोड़े को दोस्तों इसमें से पहचान करना है, कौन इसमें से गलत जोड़ा है। पहला है मधुमक्खी मोना पालन, दूसरा है कि मछली मत्स्यकी, तीसरा है पक्षी उद्याकरण, तीसरा है रेशम कीट, ये रेशम कीट। इसमें से दोस्तों बोले गलत को चूज कीजिए। तो ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है पक्षी दोस्तों उद्याकरण दोस्तों ये गलत है, बाद बाकी दोस्तों ऑप्शन बाद बाकी सब सही है। और दोस्तों बात करें पक्षी पालन दोस्तों ये पोल्ट्री कहा जाता है, पोल्ट्री इसको कहा जाता है। अब बाद बाकी ना कि उद्याकरण, जबकि दोस्तों शेष सभी विकल्प क्या है सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों बात की जा रही है राजकोषीय घाटे किसको बोला, कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों बात करें राजकोषीय घाटा का, इसका पहले थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। तो राजकोषीय घाटा बराबर दोस्तों क्या होता है, तो कुल व्यय, राजकोषीय घाटा बराबर दोस्तों क्या होता है, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण की पूंजी व्यक्तिगत प्राप्ति दोस्तों ये होती है, जो दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है। और दोस्तों बात करते हैं इस प्रकार जब कोई सरकार अपनी आमदनी से अधिक खर्च करती है तो उसे राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो दोस्तों समान तौर पर बोल दीजिए कि जब कोई सरकार अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करती है तो उसी को दोस्तों ये राजकोषीय घाटा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो साम्य की से अधिक है, तो यदि सरकार की कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य की कीमत से अधिक हो तो दोस्तों ये क्या होगी। अगर बात करें दोस्तों इसका जो है तो ये मांग मात्रा आपूर्ति की मात्रा से दोस्तों ये कम हो जाएगी, तो इसका दोस्तों आंसर बी हो जाएगा। और बात करें जब तो
जब कोई दोस्तों सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो जो साम्य कीमत पर अधिक हो जाए तब इसका प्रभाव यह होगा कि दोस्तों ये मांग मात्रा आपूर्ति की मात्रा दोस्तों ये कम हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रमुख पॉइंट था इसका। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति आधारित है। दोस्तों बात की जाए तो भारत की विदेश नीति की दोस्तों बात की जा रही है कि भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है ये गुट निरपेक्षता की नीति पर ही आधारित है। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं, भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है और पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्षता को भारतीय विदेश नीति का एक विशेषता बनाया और विश्व शांति मैत्रीपूर्ण सहयोग तथा एकता के सिद्धांतों की पूर्ति इस सिद्धांत से की जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, गुट निरपेक्षता की नीति पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। अगर दोस्तों बात करें तो ये जाम्बेजी, हडसन, नील, लिम्पोपो। तो इसमें से दोस्तों देखिएगा तो ये हडसन इसमें से अवस्थित नहीं है, बाद बाकी ये तीनों दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित। इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों बात करें हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ये दोस्तों ये यूएसए के दोस्तों ये है। और तो ये न्यूयॉर्क प्रांत के पूर्वी भाग में बहने वाली पाली नदी है और हेनरी हडसन ने इस नदी की खोज की थी और इसलिए इसका नाम दोस्तों ये हेनरी हडसन इसका नाम रखा गया था, हडसन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेदों में किया गया है। और दोस्तों बात करें तो भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का, तो इसका दोस्तों व्याख्या देखिएगा दोस्तों। तो ये संविधान के भाग 15 के अंतर्गत ये 324 से लेकर 329 के बीच दोस्तों ये इसका प्रावधान किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा जो भारत में निर्वाचन संबंधी से मुद्दों की देखेगा। तो दोस्तों इस सेशन से पहले हम लोग ज्ञान बिंदु का सेशन करवाए हैं सेशन मार्फत, उसमें भी दोस्तों इसका व्याख्या किया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो दोस्तों मेरे प्ले लिस्ट में दोस्तों जा करके वहाँ से देख सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर वहाँ से देख सकते हैं। सबका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों यहाँ बात की जा रही है मगध की आरंभिक राजधानी। दोस्तों मगध की आरंभिक राजधानी ये गिरिवरज है। और तो बात करते मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिवरज थी, जहाँ हर्यक वंश ये शासन करता था। हर्यक वंश दोस्तों यहाँ शासन करता था और बाद में मगध की राजधानी दोस्तों ये राजगिरी हुआ, जो अंत में पाटलिपुत्रा में दोस्तों ये परिवर्तित हो गया, पाटलिपुत्रा में। सबको ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति उपयुक्त में से की जा सकती है किसके द्वारा दोस्तों। तो ये जो है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। जब राज्य विधानसभा पत्र में ना हो तो राज्यपाल की सूची और समवर्ती सूची विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, राज्य एवं समवर्ती सूची पर। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी में के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों किसान नेता का, तो इसका नेता था दोस्तों ये स्वामी विद्यानंद इसका प्रमुख नेता था। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद इसका आंसर आ जाएगा। और तो बात करें तो सन 1920 में हुए दरभंगा के सन आंदोलन में प्रमुख नेता दोस्तों स्वामी विद्यानंद थे और यह आंदोलन मुख्यतः दरभंगा मुजफ्फरपुर में दोस्तों ये आदि क्षेत्र में यह हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। अगर उसमें बात करें ये जो है तो ये आयत के कारण दोस्तों ये चक्राकार प्रवाह ये घटता है। तो बात करें तो ये आयत के कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है और आय का परिपत्र प्रवाह अर्थशास्त्र का एक मॉडल है और यह मॉडल अर्थशास्त्र के प्रमुख बाजारों में होने वाले लेन देन के आर्थिक एजेंटों के बीच के पैसे व माल और सेवाएं के प्रवाह के रूप में दोस्तों ये दर्शाता है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आयत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। तो अगर दोस्तों बात की जा रही भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में दोस्तों पूछा गया है तो इसमें से बोल रहा है कौन सा सही नहीं है।
तो एक एक करके विकल्प पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। तो वह न्यायविधि नहीं है, तो सही बात है। तो यह फरोत और ना ही उनकी शक्तियों का निषेध करती, दोस्तों ये भी सही है। प्रस्तावना संविधान का दोस्तों भाग है, तो ये भी सही दोस्तों। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया दोस्तों, तो ये गलत है दोस्तों। इसमें बात की जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार किया गया दोस्तों, ये एक बार संशोधन किया गया है। और दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के दोस्तों द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। तो ये शब्द दोस्तों कौन कौन है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द दोस्तों। ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा दोस्तों कौन सा है, अखंडता। इसको दोस्तों ये जोड़ा गया है। ये दोस्तों ये प्रमुख पॉइंट थे। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता, इसका प्रमुख पॉइंट है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। अगर दोस्तों बात करें, बोल रहा है कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। अगर दोस्तों देखिएगा तो पहला विकल्प है पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन, दूसरा है तबरीन अंकारा पाइपलाइन, तीसरा है अरब गैस पाइपलाइन, चौथा है रूबी पाइपलाइन। दोस्तों ऑप्शन डी पर जो दिया गया रूबी पाइपलाइन दोस्तों ये नहीं है एशिया में, बाद बाकी ये सभी एशिया में ये सब शामिल, इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों बात करें तो रूबी पाइपलाइन दोस्तों ये 42 इंच की इनकी प्राकृतिक पाइपलाइन है, जो ओपन व्योमिंग से मालिन ओरेगन तक ये चलती है। और यह उत्तरी टूटा और उत्तरी नेवाडा दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ये अमेरिका का दोस्तों ये है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये अमेरिका की है, तो USA का है, बाद बाकी सब एशिया का। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है। और दोस्तों बात करें भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य की दोस्तों बात की जा रही है, ये जो है दोस्तों ये जो है ये बिहार है। और भारत में सर्वाधिक लीची उत्पादन बिहार में होता है, और देश के कुल लीची उत्पादन में 65% दोस्तों योगदान बिहार का है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इसके इत्यादि राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुमार गंधर्व की संगीत की मुख्य विशेषता दोस्तों क्या थी। अगर कुमार गंधर्व दोस्तों बात की जा रही है, इसका दोस्तों प्रमुख बात है दोस्तों मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोस्तों, इसका यही प्रमुख इसका विशेषता थी। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख बात कर ले तो कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंध रहे हैं, और इसके संगीत की मुख्य विशेषता दोस्तों इसके अलावा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट करना है। इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोकधुन, मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। दोस्तों बात करें 51 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लास्ट जजमेंट इसका हो जाएगा दोस्तों, जो दोस्तों लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ये प्रकाशित नहीं किया गया है। और दोस्तों बात करें तो ये लास्ट सफर, वर्जिन ऑफ रॉक्स, मोनालिसा दोस्तों ये तीनों इसके द्वारा ये किया गया है। और बात करें व्याख्या के दोस्तों, ये लास्ट जजमेंट की बात करें तो ये नामक चित्र दोस्तों ये माइकल एंजेला का है, ये माइकल एंजेला के द्वारा रचित ये पुस्तक, इसको ध्यान रखिएगा, एंजेलो को ये परिचित। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत दोस्तों हुई थी, ये कब शुरुआत हुई दोस्तों, तो ये अफीम युद्ध में दोस्तों ये शुरुआत की गई थी। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो 19वीं सदी में मध्य चीन और ब्रिटेन के बीच लड़े गए दो युद्ध को दोस्तों अफीम युद्ध कहते हैं। और प्रथम युद्ध दोस्तों ये 1839 में, और दूसरा 1839 में दोस्तों में, और दूसरा 1842 ईस्वी में चला था। और दूसरा 1839 पे दोस्तों 1839 से लेकर 1842 तक चला था। और दूसरा दोस्तों युद्ध चला था 1856 से लेकर 1860 तक चला था। ये दोनों यही प्रमुख युद्ध था। और दोनों ही युद्धों में चीन की पराजय हुई, और चीनी शासन को अफीम की अवैध व्यापार पर सहना पड़ गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति निर्देशांक सिद्धांत का विषय में सही नहीं है। अगर दोस्तों बात करें तो ये पहला विकल्प है कि दोस्तों यदि कोई राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज किया जा सकता है। दोस्तों ये पहला ही गलत है। अगर दोस्तों इसकी व्याख्या दोस्तों बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 में दोस्तों
ये नीति निर्देशक सिद्धांत का दोस्तों इसका व्याख्या किया गया है। और दोस्तों इसका जो है व्याख्या दोस्तों ये जो है और नीति निर्देशक तत्व की प्रमुख विशेषता तो यह है कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह जो है आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। दूसरा है दोस्तों वह वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसे लागू नहीं करने पर उसके विरुद्ध न्यायालय में केस दायर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता दोस्तों। और इसमें गांधीवादी विचार भी शामिल है। इसमें क्या दोस्तों, ये गांधीवादी विचार भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है दोस्तों, बात की जा रही है क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध दोस्तों किससे है? इसका संबंध जो है दोस्तों ये मेसोपोटामिया धर्म से इसका संबंध है। तो इसका दोस्तों आंसर भी ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? अगर दोस्तों बात करें भारत में सबसे पुराना तेल भंडार की, ये भारत का सबसे तेल भंडार दोस्तों ये असम के डिगबोई, तो ये असम के डिगबोई में अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। अगर दोस्तों बात करें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में मौलिक अधिकारों के दोस्तों अंतर्गत अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों हड़ताल करने का दोस्तों इसमें अधिकार इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा इसमें जो है तो ऑप्शन सी पर दोस्तों देखिएगा, दोस्तों ऑप्शन ए पर दोस्तों देखिएगा ये हड़ताल करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं किया गया। बाद में कि मौन रहने का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, प्रेस का स्वतंत्रता, ये सब इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? अगर दोस्तों इसकी बात करें तो इसका आंसर दोस्तों ये सी जो है नाटो संगठन दोस्तों ये इसको बना दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करें तो नाटो का दोस्तों नाटो एक सैन्य संगठन है और जिसकी स्थापना दोस्तों ये 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। और नाटो का पूरा नाम दोस्तों बात करें तो ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ये ब्रुसेल्स है जो दोस्तों बेल्जियम में है। और वर्तमान दोस्तों इसके सदस्य देशों की संख्या दोस्तों कितनी हो चुकी है? पहले 30 थी दोस्तों, लेकिन अब इसकी संख्या दोस्तों ये 31 कर दी गई है। शायद स्वीडन इसमें नया जोड़ा है, इसको ध्यान दीजिएगा, स्वीडन इसमें नया जोड़ा है। अगला प्रश्न है, 20वीं यहाँ दोस्तों अगला है 20वीं की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? अगर दोस्तों बात करें 20वीं की सबसे बड़ी खाड़ी की बात की जा रही है तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित मेक्सिको की खाड़ी 20वीं की सबसे बड़ी खाड़ी है। ये जो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक में जो है दोस्तों कौन सी है? मेक्सिको खाड़ी दोस्तों ये सबसे बड़ी खाड़ी है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, फिर ध्यान देखिएगा ये कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो ये दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इस सबको थोड़ा नोट करते तो जाइएगा ताकि अंदर से में इसका कुछ फायदा मिल सके। अगला प्रश्न है, रोबसिन के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? और दोस्तों बात करें तो ये रोबसिन के अनुसार दोस्तों बात की जा रही है। और इसमें कौन बोल रहा है कौन दीर्घकालीन समस्या के लिए उत्तरदायी है? पहला विकल्प है सीमित आवश्यकताएं, दूसरा है दुर्लभ साधन, तीसरा है संसाधनों के क्रमिक उपयोग, चौथा दोस्तों ये संसाधनों के मध्यपूर्ण पूरकता। और इसकी बात करें तो ये दोस्तों ऑप्शन बी में दोस्तों ये दुर्लभ साधन दोस्तों इसका समस्या का दोस्तों ये उत्तरदायी है। और इसके बारे में दोस्तों पहले चर्चा कर चुके हैं, इसको देख कर ध्यान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि सरकार कीमत सेलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक हो दोस्तों ये तब क्या होगी? दोस्तों ये जो है तब ये दोस्तों मांग पूर्ति की मात्रा दोस्तों ये कम हो जाएगी। इसकी दोस्तों इसका कारण यही है प्रमुख कारण। और इसके दोस्तों प्रमुख पॉइंटों की बात कर रहे हैं, जब कोई सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो जो साम कीमत से अधिक हो जाए तब इसका प्रभाव यह होगा कि मांग मात्रा आपूर्ति की मात्रा दोस्तों ये कम हो जाएगी। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा दोस्तों ये कम हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों सामान्य विज्ञान से पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह प्रकाश वर्त जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम मिश्रित होती है तो उसको दोस्तों क्या बोला जाता है? तो उसका दोस्तों बोला जाता है ये बैगनी रंग उसको बोला जाता है। इसको दोस्तों ध्यान रखिए बैगनी हो जाएगा। और दोस्तों 1665 ईस्वी में आइजक न्यूटन ने कि श्वेत प्रकाश में 7 रंगों की खोज की थी। इन्होंने बताया कि दोस्तों ये सफ़ेद प्रकाश की एक किरण शीशे की प्रिज्म के माध्यम से गुजरने के बाद वह 7 रंगों में दोस्तों ये विभाजित हो जाती है। और दोस्तों ये 7 रंगों की बात करें तो इसमें कौन सा है? तो VIB GYOU इसका दोस्तों अर्थात ये बैगनी, जामुनी,
आसमानी, हरा, पीला, नीला, लाल दोस्तों, और नीचे की तरफ दोस्तों ये है, नीचे ये नीचे से ऊपर की तरफ है, क्योंकि दोस्तों ये बैगनी रंग में विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग में दोस्तों ये सबसे कम होती है। तो इसको दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा। VIBGYOU इसका दोस्तों पूर्ण ये सात रंग है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? दोस्तों यहाँ बात की जा रही है स्टेनलेस स्टील की। तो इसमें दोस्तों है, इसमें टंगस्टन इसमें क्या है, इसमें मौजूद नहीं है। बाद बाकी आयरन, क्रोमियम, निकेल इसमें दोस्तों क्या है, इसमें मौजूद है। और बात कर ले स्टेनलेस स्टील में, तो ये क्रोमियम, निकेल, लोहा मौजूद रहता है और इसमें दोस्तों जंग नहीं लगता है तथा लोहा से ज़्यादा ये टिकाऊ होता है। अगला प्रश्न है, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। अगर दोस्तों बात करते इसमें धातु कौन कौन सी दोस्तों है, तो देख लीजिएगा। तो ऑप्शन डी पर यहाँ तो जहाँ BEC और F और दोस्तों ये सब दोस्तों ये क्या, ये सब धातुएं हैं। अगला प्रश्न है, भार का SI मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो भार की मात्रक के दोस्तों SI मात्रक देखिएगा, इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, ये न्यूटन होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ये था, बहुत आसान था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं। तो भार का SI मात्रक दोस्तों क्या होता है, न्यूटन होता है। और दोस्तों भार का सूत्र दोस्तों निकालिएगा, तो W बराबर दोस्तों क्या होता है, यहाँ mg होता है दोस्तों। जहाँ दोस्तों m क्या दोस्तों, ये द्रव्यमान है, और g दोस्तों क्या है, ये गुरुत्व त्वरण है। ये क्या दोस्तों, ये द्रव्यमान है और ये क्या है, गुरुत्व त्वरण है। सबको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो दोस्तों बात की जा रही है अपस्थानिक मूल की बात की जा रही है दोस्तों। ये जो इसमें से बोल रहे हैं किस में पाई जाती है, ये दोस्तों ये बरगद के वृक्ष में ये पाई जाती है। दोस्तों आप लोग को वही ना, हम इससे पहले ज्ञान बिंदु का जो सेट करवाए हैं, सेट नंबर 6 में, ये सब बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है और उसका विश्लेषण मुफ्त किए हैं इसमें, जिसमें केवल दोस्तों साइंस के डिस्क्रिप्शन किए हैं। तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों इसकी कुछ प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात कर देते हैं। अपस्थानिक जड़ें वो होती दोस्तों, ये मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से विकसित होने वाली जड़ों को कहते हैं। और ये जड़ सामान्य कार्यों के अतिरिक्त विशिष्ट कार्यों के लिए भी रूपांतरित हो जाती है। और ये जड़ दोस्तों ये बरगद के अपस्थानिक जड़ है, क्योंकि ये तने की शाखाओं से निकल करके भूमि और दोस्तों ये वृद्धि करती है। उन्हें अस्तम मूल जड़ें भी कहते हैं। दोस्तों ये दोस्तों कहने का मतलब अपस्थानिक वे होते दोस्तों जो दोस्तों मूलांकुर के अलावा किसी अन्य भाग से दोस्तों ये जो निकलते हैं, उसी को दोस्तों ये अपस्थानिक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक तो देख लेते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों देख लीजिए, केला का पेड़ दोस्तों, जो दोस्तों ये मूलांकुर के अलावा किसी और भाग से निकलते हैं। केला ले लीजिए, गुलाब ले लीजिए दोस्तों, ये इसका तोड़ दीजिएगा फिर भी लगा दीजिए, फिर भी लग जाएगा। ये केला गुलाब हो गया और दोस्तों बांस हो गया। ये सब दोस्तों ये अन्य भाग से निकलने वाले सब पौधे हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं दोस्तों। ये रासायनिक परिवर्तन दोस्तों क्या होते हैं? तो इसमें जो दोस्तों होते हैं, तो ये नए पदार्थ का निर्माण होता है। पहला विकल्प सही है। दूसरा है कि निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये भी सही दोस्तों सही है। पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, तो ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, मुर्गियों और अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? अगर तो बात करें मुर्गियों का अत्यधिक दोस्तों उत्पादन होना, ये क्या कहलाता है? इसको दोस्तों बोलते हैं, ये रजत क्रांति इसको बोलते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और बात कर रहे हैं दोस्तों ये रजत क्रांति के अंतर्गत दोस्तों ये मुर्गियों और अंडों की अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों बात की जा रही गुलाबी क्रांति ऑप्शन में दिया है डी पर, इसका दोस्तों ये झींगा उत्पादन में वृद्धि करना है। ये झींगा उत्पादन दोस्तों वृद्धि करना है। दूसरा दोस्तों धूसर क्रांति है। धूसर क्रांति दोस्तों ये उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करना है। ये उर्वरक उत्पादन में ये वृद्धि करना है। तो ये प्रमुख पॉइंट सबको ध्यान रख लीजिएगा। अगला है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों बात करें गन मेटल का, ये बोल रहा है किसका मिश्र धातु है? तो ये दोस्तों ये है Cu + Sn + Zn, ये तीनों का दोस्तों ये मिश्रण है। और ध्यान रख लीजिएगा, तो गन मेटल में दोस्तों ये तांबा जो ये दोस्तों कितना होती है? तो ये तांबा का दोस्तों बात करें, इसमें तांबा जो होता है दोस्तों ये Zn, इसका दोस्तों कितना होता है? इसका तांबा दोस्तों ये लगभग 2% इसमें होता है, समांतर पर 2% मान लीजिएगा। और दोस्तों कॉपर की बात करें तो कॉपर तो इसमें दोस्तों होते कितने होते हैं? ये 88% होते हैं। और दोस्तों बात करें और टीन का, तो टीन दोस्तों इसमें कितना होते हैं? इसमें 10% टीन होते हैं। इस सबको दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा। और इसका उपयोग दोस्तों ये हथियार, मशीनों के पुर्जे और बंदूक, बैरल, गियर, बटन और बिल्ले, थालियाँ तथा वायरिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब दोस्तों ये प्रमुख पॉइंट इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा?
तांबा, तांबा टीन जफ्ता, इसका आंसर आ जाएगा। तांबा टीन जफ्ता, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों में तेल अथवा पिरीन ग्रंथि किस भाग में होती है? अगर दोस्तों बात करें तो ये जो है ये पूंछ के आधार भाग में ये होती है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं, ये एंजियोस्पर्म उसको बोला जाता है। तो इसको ध्यान देखिए, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और दोस्तों इस और ये जो होते दोस्तों ये आवृत्ति बीजी होती हैं। और जैसे दोस्तों आम, नारियल, आम कुछ लिख ही लीजिए, आम, नारियल, नारियल, आम, नारियल, मटर, चावल इत्यादि। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा दोस्तों क्या होगी? दोस्तों उसकी कुल ऊर्जा दोस्तों क्या होगी? ये नियत रहती है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। और दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी को गिरती है तो उसकी कुल अस्थितिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का मान दोस्तों ये समान हो जाता है, इसलिए उसकी कुल ऊर्जा दोस्तों स्थिर या नियत रहती है। दोस्तों आप लोग को नॉनस्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं, अगर पसंद आए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा भी चैनल दोस्तों जल्दी मोनेटाइज हो सके। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? दोस्तों रूपांतरित तना की बात की जा रही है। तो इसमें तो देखिएगा दोस्तों, ये आलू जो है ये रूपांतरित दोस्तों ये तना है दोस्तों। और इसकी व्याख्या की बात करें तो पौधे का तना का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है उसे दोस्तों भूमिगत तना बोलते हैं। और जैसे दोस्तों हो गया आलू, प्याज, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन इत्यादि। तो जबकि दोस्तों गाजर की बात करें, गाजर, मूली, शकरकंद, ये सब दोस्तों ये सब मूल है जो दोस्तों ये जड़ का विकसित भाग दोस्तों ये सब होता है। अगला प्रश्न है, बल का बीमीय समीकरण दोस्तों क्या है? बात की जाए दोस्तों ये बल का बीमीय समीकरण दोस्तों बात की जा रही है इसमें। इसका दोस्तों निकालिएगा तो F बराबर हो जाएगा MLT -2 हो जाएगा दोस्तों, MLT टू दी पावर -2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब दोस्तों क्या होता है? दोस्तों ये क्या होता है? कम होता है, तब ये होता है। और दोस्तों बात करें इसके प्रमुख व्याख्या दोस्तों, तो अंतर शोषण तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब फेफड़ों की वायु का दाब से कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस तरह से निःशोषण तब होता है जब अंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से दोस्तों ये अधिक होती है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इड्ता एक डैफ लिंगेड है। दोस्तों बात करें इड्ता का दोस्तों, इसका पहले देख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा दोस्तों। ये इथिलीन डाइमिथीन टेट्राएसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे दोस्तों कई नाम से भी जाना जाता है। और ये औद्योगिक और चिकित्सा दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक रसायन है। और यह एक अमीनो कार्बोलिक एसिड और एक रंगहीन पानी में घुलनशील ठोस पदार्थ है। इसका दोस्तों आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हेक्सा डेंटोन इसका आंसर आ जाएगा, आंसर तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की अस्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन दोस्तों क्या होता है? जब इसका विस्थापन जो होता है दोस्तों ये शून्य जब हो जाता है। और तो बात करें ये सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की अस्थितिज ऊर्जा निम्न स्थितियों में दोस्तों अधिकतम होती है। पहला दोस्तों ये विस्थापन शून्य होना चाहिए, दूसरा दोस्तों उसका त्वरण दोस्तों क्या होना चाहिए? उसका त्वरण अधिकतम होना चाहिए, त्वरण बराबर ये अधिकतम होना चाहिए। उसका दोस्तों गतिज ऊर्जा दोस्तों ये शून्य होना चाहिए, ऊर्जा दोस्तों शून्य होना चाहिए। और जब वेग दोस्तों ये भी दोस्तों ये शून्य होना चाहिए, वेग भी, सब इसका कंडीशन है। आगे बढ़ता प्रश्न है, ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ ब्रायोफाइटा की दोस्तों बात की जा रही है। और जो पूछा समानता किसे पाए जाते हैं, तो यह जो दोस्तों होते यह नम एवं सदार ये आवासों में पाया जाता है। इसका दोस्तों आंसर सी हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? अगर दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों, ये जो है ये टैलेन अभिकर्मक दोस्तों ये गर्म करने पर दोस्तों ये होता है। और बात करें इसका, ये टोलेन अभिकर्मक जो को ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर ये
रजत दर्पण बांधता और टोलेंट अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकीकृत विलयन है। रजत दर्पण का सूत्र दोस्तों इस प्रकार होता है, ग्लूकोज प्लस टाइलेन अभिकर्मक बराबर दोस्तों हो जाएगा ग्लूकोज प्लस आम प्लस रजत दर्पण इसका हो जाएगा। सबको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये क्या 78 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये टोलेन अभिकर्मक हो जाएगा, इसका दोस्तों डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो दोस्तों ये फनवेग संरक्षण सिद्धांत पर दोस्तों ये कार्य करता है। और दोस्तों इसके अनुसार दोस्तों क्या होता है कि फनवेग संरक्षण की सिद्धांत कार्य करता है, और ये अर्थात न्यूटन की ये तृतीय गति नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान और विचारित दिशा में कार्य करता है। और तो रॉकेट से गैस जिस वेग से निकलती है ठीक उसी वेग से विपरीत दिशा में रॉकेट भी गति करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। जैव पुष्टिकरण के लिए दोस्तों ये पादप प्रजनन दोस्तों इसमें से कौन सा है, अगर उसको निकालिएगा इसका दोस्तों आंसर डी हो जाएगा। और डी पर दोस्तों देखिएगा क्या उपयुक्त में सही है। पहला है रोग प्रतिरोधकता, दूसरा है उन्नत खाद्य गुणवत्ता, तीसरा है पीड़कों के प्रतिरोधकता। अगर दोस्तों बात करें तो ये जैव पुष्टिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि संबंधी प्रथा और पारंपरिक पौधे के प्रजनन या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है। अगर तो इसकी बात करें तो इसका दोस्तों देखिएगा ऑप्शन बी पर ही आधार जो होता है तो यही ये अपमिश्रित होता है। और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को बनाने में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। इसमें से दोस्तों ये उत्सर्जक, आधार और संग्राहक 3 अपमिश्रित होते हैं, जिसमें से आधार सबसे कम अपमिश्रित होता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोनार में मुख्यतः डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों बात करें सोनार में मुख्यतः दोस्तों डैश तरंगे इसमें प्रयुक्त होती है। दोस्तों इसमें जो होती है पराध्वनि इसमें प्रयुक्त इसमें होती है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये पराध्वनि तरंगे इसमें प्रयुक्त होती है ये सोनार में। अगला प्रश्न है C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है। इसमें दोस्तों ये 20 षटकोण और 12 पंचकोण इसमें होते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता को घटते क्रम में लिखिए। तो दोस्तों बात करें तो इसकी बोलते घटते क्रम में लिखने के लिए पहला दोस्तों कौन सा हो जाएगी, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को उनकी अम्लता क्षमता के घटते क्रम में दोस्तों ये पहला हो जाएगा। पहला दोस्तों रख लीजिएगा फ्लोरो एसिटिक हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, विकल्प ले लीजिएगा। पहला दोस्तों ये फ्लोरो एसिटिक हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा की बात करें दोस्तों ये क्लोरो एसिटिक हो जाएगा, दोस्तों ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा की दोस्तों बात करें तीसरा दोस्तों ये एसिटिक हो जाएगा, तीसरा एसिटिक हो जाएगा। और चौथा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये बाईब्यूटिक, ये ब्यूटाइडिक हो जाएगा चौथा। ये इसको दोस्तों मिला लीजिएगा। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा पहले। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। दोस्तों बात करें योगात्मक बहुलक तो इसमें से कौन सा है, दोस्तों देखिएगा तो ये PBC क्या है, तो ये योगात्मक ये बहुलक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों बात करें जो योगात्मक बहुलक में एकल और संतृप्त यौगिक होते हैं जो समानतः एथीन से उत्पन्न होते हैं। और जैसे दोस्तों ये पॉलीविनाइल क्लोराइन दोस्तों ये PBC का होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होती है। अगर दोस्तों बात करें ऊर्जा की सबसे कम परत तो ये CFL में दोस्तों ये होती है, CFL बल्ब में दोस्तों ये सबसे कम ऊर्जा इसमें होती है। और दोस्तों CFL का दोस्तों पूरा नाम का दोस्तों बात करती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट इसका होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट इसका फुल फॉर्म होता है CFL का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वायुमंडल में तापमान तापमान पतन दर क्या है। अगर तो इसकी बात करें तो इसकी दोस्तों क्या है, ये 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं।
क्या दोस्तों इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल में दोस्तों 165 मीटर की ऊंचाई में दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता तथा प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोस्तों ये 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है और इसे ही दोस्तों सामान्य तापवास दर कहते हैं। इस सबको दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सब आगे बढ़ता प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी की खोज दोस्तों किसने की थी। दोस्तों बात की जा रही है स्पिनिंग जेनी का, इसका दोस्तों खोज किया था दोस्तों ये जेम्स हारग्रीव्स दोस्तों क्या खोज किया था। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों मैथमेटिक्स है, दो कार एक स्थान से एक समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रवाना से चाल से रवाना होती है तो 6 घंटा बाद उन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस कितना हो जाएगी। अगर दोस्तों पहले निकाल लीजिएगा कारों के सापेक्ष की दोस्तों चाल निकाल लीजिएगा, दोस्तों इसकी डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिएगा तो चाल निकाले दोस्तों ये 70 माइनस 60 कर लीजिएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर दोस्तों इसका प्रति घंटा आ रहा। तो भाई इसका समय दोस्तों टाइम निकालिएगा, टाइम कितना दोस्तों ये 6 घंटा है। तो आप पूछ रहे दोस्तों दूरी कितना है, दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय। तो 4 गुना समय दोस्तों चाल कितना दोस्तों ये चाल कितना दिया गया है दोस्तों 10 दिया गया है। तो 10 गुना टाइम कितना दिया दोस्तों ये 6 दिया, 10 छः दोस्तों कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 60 किलोमीटर की दूरी तो ये तय करेगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा प्रभावित होता है। अगर दोस्तों बात करें अम्लीय जठर रस का द्वारा दोस्तों ये जो है ये अमाशय के द्वारा दोस्तों ये स्रावित होता है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और दोस्तों अमाशय द्वारा अम्लीय जठर रस निकलता है और इसके अलावा अमाशय पेप्सिन, रेजिन, गेस्ट्रिक, लाइपेज इत्यादि तो ये पाचक रस से निकलते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों मैथमेटिक्स से 10⁻n-1 सदैव 11 से विभाजित होगा तब जब दोस्तों n एक सम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो, n एक गुणन संख्या हो या n एक दोस्तों ये क्या है विभाज्य संख्या हो। अगर दोस्तों बात करें तो n का दोस्तों मान पता रखिएगा दोस्तों n जो है जब n का दोस्तों एक सम संख्या हो तो जब सम संख्या रखिएगा दोस्तों सम संख्या दोस्तों यहाँ क्या रख लीजिएगा तो ये 10 टू दी पावर n का मान यहाँ पर n बराबर दोस्तों ये सम संख्या रख लीजिए। सम संख्या रखिएगा तो सम संख्या दोस्तों क्या है 2 है, ये 10 टू दी पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 10 दें 100 माइनस 1 दोस्तों क्या 99 आ जाएगा। तो दोस्तों क्या है 11 से ये डिवाइड कीजिएगा तो ये इसमें विभाजित हो जाएगा दोस्तों, ये 2 रखने से इसमें विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों n क्या दोस्तों ये सम संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 7 नारंगियों की क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ये तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें ये 7 लाभ बराबर दोस्तों क्या होते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होते हैं, लाभ बराबर क्रय मूल्य होते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना में बेच रहा है 7 में बेच रहा है और क्रय मूल्य दोस्तों कितना है 6 है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो इसका लाभ जो दोस्तों एक लाभ है, कितना पर लाभ है दोस्तों ये 6 पर एक लाभ है, 6 पर एक लाभ है। तब परसेंट निकाल लीजिएगा तो परसेंट निकालेगा तो इसका फॉलोअप सहित 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेशन से 10 टू द पावर -1x बटे 1 + x² dx का दोस्तों मान क्या होगा। तो ये डिफरेंशिएशन पे सवाल दिया गया है जो 12th में दोस्तों ये दिया गया है। इसको दोस्तों तोड़िएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। फिलहाल आप लोग को दोस्तों ये माना कि n का मान दोस्तों रख लीजिएगा, माना कि 10 टू द पावर -1x बराबर दोस्तों z मान लीजिएगा। और जब दोस्तों x के सापेक्ष अवकलित करने पर दोस्तों ये 1/1 + x² और dx बराबर दोस्तों dz मान लीजिएगा। और जब दोस्तों x का मान दोस्तों 1 होगा तो x का मान दोस्तों जब 1 रख लीजिएगा तो z बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1 0 बराबर रख लीजिएगा तो 0 आ जाएगा। और जब दोस्तों 10 टू द पावर -1 रख लीजिएगा इस प्रकार दोस्तों आगे तोड़ते जाइएगा तो ये आ जाएगा किस फॉर्म में आ जाएगा 1/2 × पाई टू द पावर क्या जाएगा 60 आ जाएगा। अब इसको तोड़िएगा दोस्तों ये πr² बटे πr² ये 32 आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको तोड़िएगा आप लोग आराम से। अगला प्रश्न है, sin a + cos a बराबर p और sec a + cos a बराबर दोस्तों q, तब दोस्तों तो q × p² - 1 का दोस्तों मान क्या होगा। अगर दोस्तों इसको तोड़िएगा ये भी तो थोड़ा लंबा फॉर्म में दोस्तों टूटेगा ये। इसको तोड़िए दोस्तों तो ये sin a + cos a बराबर p दोस्तों दिया गया है तथा दोस्तों ये और क्या दिया गया sin a + cosec a बराबर दोस्तों ये q दिया गया है। अब इसको तोड़िएगा तो q ×
पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर तोड़िएगा तो सेक ए प्लस कोसेक ए इंटू दोस्तों ये टूटेगा तो ये साइन ए प्लस कोस ए का दोस्तों होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा दोस्तों ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो साइन ए प्लस कोस ए बटे साइन ए अब इंटू कोस ए, इधर तो इंटू दोस्तों आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए माइनस 1 इसका आ जाएगा। तो अब इसको तो दोस्तों तोड़िएगा ये फॉर्म आ जाएगा तो साइन ए प्लस कोस ए बटे साइन ए इंटू कोस ए। अब इसको दोस्तों तोड़िएगा इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए। अब दोस्तों इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन ए प्लस कोस ए। तो अब दोस्तों निकालिएगा तो साइन ए प्लस कोस ए दोस्तों किसका फॉर्म है दोस्तों ये p बराबर है तो इसका दोस्तों आंसर क्या निकल जाएगा 2p इसका आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 2p। अगला प्रश्न है पाइप ए टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी टंकी को एक भरे हुए टैंक को दोस्तों 12 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोस्तों दोनों पाइप एक साथ खोल लिए तो खाली टैंक को दोस्तों भरने में कितना समय लग जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन से दिया गया है कि दो पाइप हैं जो एक 8 घंटा में दोस्तों इसको भर सकता है ए और बी जो है दोस्तों ये भरे हुए टंकी को दोस्तों ये 12 घंटा में ये खाली कर सकता है। तो इसको माइनस मान लीजिएगा बी इसको तोड़िएगा दोस्तों एलसीएम ले लीजिए तो कितना 24 आ जाएगा और इसका 3 हो जाएगा दोस्तों ये इसका 2 हो जाएगा। अब दोस्तों बोल रहा है खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये दोस्तों ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा तो ये प्लस 1 है प्लस 3 में से माइनस 2 गया दोस्तों 1 बच जाएगा और दोस्तों इसे डिवाइड कर दीजिएगा। अब बोल रहा है कितना उसमें भरेगा तो ये 24 इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 + x टू द पावर 50 के प्रकार में x के विषम घातों के गुणकों का दोस्तों योग कितना होगा। तो दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों इसका दोस्तों बोल रहा है कि तोड़िएगा दोस्तों विषम के रूप में तो 1 + x टू द पावर 50 के प्रकार में x के दोस्तों विषम घातों के लिए का योग निकालिएगा। इसका योग निकलेगा इस प्रकार से टूटेगा इसको तो 1 + 1 टू द पावर x 50 माइनस 1 टू द पावर -50 बटे 2 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको तोड़िएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 2 द पावर दोस्तों 50 हो जाएगा -1 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों तोड़िएगा तो 2 टू द पावर 49 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा इसका ये आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है थोड़े से असममित बटन में माध्यिका और बहुलक के संबंध को जिस सूत्र से निकाला जा सकता है वह सूत्र दोस्तों कौन सा है। और दोस्तों वह सूत्र की दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों देखिएगा तो वह है x - z बराबर 3x - m दोस्तों हो जाएगा। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है x बराबर 2 cos i प्लस साइन आई y बराबर 2 cos i माइनस साइन आई को दोस्तों निरूपित फंक्शन क्या होगा दोस्तों ये जो है किस प्रकार का ये होगा ये जो दोस्तों होगा ये एक विरीत का समीकरण ये निकलेगा दोस्तों। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा आप लोग इसको निकाल कर देख लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर बता देते हैं इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ये इसका आंसर दोस्तों ये बी हो जाएगा। और आज की फिर दोस्तों लास्ट प्रश्न है एक मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु का 2 वर्ष के अंत में दोस्तों लागत क्या होगी। तो इसकी दोस्तों बात करें तो ये जो है इसकी लागत की बात करें दोस्तों इसका लागत निकल जाएगा दोस्तों 2x प्लस साइन 2x इसका निकल जाएगा। फिर दोस्तों इसका देखिएगा दोस्तों निकालिएगा तो मुद्रास्फीति की गणना का दर की जाती है और तो 40 रुपये का आधार तो वर्ष वाला लागत मानने पर 9% मुद्रास्फीति दोस्तों ये क्या हो जाएगी ये दुगुना हो जाएगी। और इस प्रकार तो हो जाएगा ये 40 से 45 के बीच इसका आएगा और तोड़िएगा तो दोस्तों 40 से 45 तो 4 देखिए 4 × 6 × और 2/100 दोस्तों कीजिएगा इस प्रकार तोड़िएगा तो इसका दोस्तों आंसर निकल जाएगा 4.80 हो जाएगा। तो इस प्रकार तोड़िएगा तो 40 + 4 44 है 44.8 इसका हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 99 दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर तो डी हो जाएगा 44 रुपये तथा 45 के मध्य आएगा इसका। अगला प्रश्न है d/dx × x² प्लस साइन स्क्वायर x + 2 बराबर दोस्तों क्या होगा। दोस्तों आज का इसको दोस्तों तोड़िएगा तो इसका हल करते हैं तो d/dx × x² प्लस d/dx साइन स्क्वायर x
प्लस दो डी बाय डी एक्स इंटू टू, इसको अब तोड़िएगा तो 2x प्लस साइन 2 साइन एक्स प्लस इंटू कोस एक्स प्लस 0 आ जाएगा। अब इसको तोड़िएगा दोस्तों तो ये 2x प्लस साइन 2x इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों ये यही हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 100 प्रश्नों का कुल डिस्कशन किए हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर ले। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।